देखिए आज की क्लास में अपन बात करेंगे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उन पे अपन चर्चा कर रहे थे और अपनी बात चल रही थी कि जालक ऊर्जा कहते किसे हैं। ठीक है, एक बार रुकना। अपन बात कर रहे थे जालक ऊर्जा के बारे में। जालक ऊर्जा क्या होती है कि भाई अपने पास में, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पृथक पृथक गैसीय आयन हैं और दोनों गैसीय आयनों से मिलकर एक जब सॉलिड का या एक ग्राम ठोस का निर्माण होता है, उस निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा रिलीज होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो यू सिंबल से किया जाता है। किससे किया जाता है? यू सिंबल से। ये अपन ने पढ़ लिया था। भाई संयोजन भी हो सकता है, तो संयोजन के साथ साथ इसमें वियोजन भी हो सकता है। तो दोनों प्रक्रियाओं के दौरान अगर जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा मुक्त होती है तो उसको अपन क्या बोलते थे? जालक ऊर्जा बोले थे। और इसकी सैद्धांतिक और प्रायोगिक विधियां भी अपन पढ़ लिए थे। अब अपन बात करेंगे कि जो लैक्टिक एनर्जी है या जालक ऊर्जा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जालक ऊर्जा को जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, अब वे कौन कौन से कारक हैं जो लैक्टिक एनर्जी जो है या लेटिस जो एनर्जी है उसको प्रभावित करते हैं? अब जैसे मैं सबसे पहले तो देखो अपने पास में मुख्यतः अगर कोई दो मॉलिक्यूल दिए होते हैं तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। अब डिस्टेंस के बारे में कैसे? कि भाई मैंने जैसे आपको कहा कि दो अवयवी कण है और उनके मध्य की अगर कोई डिस्टेंस है तो क्या वो लैटिस जो एनर्जी है उसको इफेक्ट डालेगी या नहीं डालती? मतलब जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है कि नहीं करती? तो देखो सबसे पहले मैं कहूँ भाई, अपने पास में पहला पॉइंट अपन ने ले लिया आवेश। क्या जालक ऊर्जा जो होती है उसको आवेश प्रभावित करता है क्या? बिल्कुल भाई साहब करता है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि अपने पास में एक धनायन है, एक ऋणायन है। मैंने लिख दिया जेड, जो यू जो है यानी कि जो लैक्टिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड। और जेड क्या है? धनायन और ऋणायन के लिए जो आवेश है। तो मैं दोनों को एक साथ लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ? कि भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया जेड प्लस और जेड माइनस। अब जेड प्लस आपसे कहें कि जेड प्लस और जेड माइनस है क्या, तो मैं कह रहा हूं भाई जेड माइनस जो है, जेड प्लस जो है ये तो है चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, यानी कि धनायन पर आवेश को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड प्लस से। और जेड माइनस से किसको प्रदर्शित कर देते हैं? चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, यानी कि ऋणायन जो है उस पर आवेश की जो मात्रा है उसको अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? जेड माइनस से। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लेटिस एनर्जी जो होती है यानी कि जालक ऊर्जा जो होती है वो आवेश के क्या होती है? समानुपाती होगी। समानुपाती होने का मतलब क्या होता है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मैंने कहा भाई अपने पास में कोई भी कंपाउंड मैंने ले लिया, जैसे लिथियम फ्लोराइड ले लिया। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड के बाद में जैसे मैंने कहा भाई MgF2 है, MgF2 है, MgO2 है। अब इसके अंदर मैंने आपको कहा भाई इसमें जो है जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में आवेश जो है, आवेश के क्रम में इसका बताओ कि किसकी जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी? भाई जिसके ऊपर धनावेश और ऋणावेश ज्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप लोग मेरे को इसमें ऐसे बताओ कि सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को मान लो ए नंबर देता हूं। भाई ए कंपाउंड है मेरे पास में लिथियम फ्लोराइड, बी है MgF2, सी है MgO2। तो इसमें से ज्यादा आवेश किस पर होगा? ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में किसी भी एटम के साथ में जुड़ता है, ये बात अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिथियम जब यहां से टूटेगा तो बताओ लिथियम जो है वो किसका निर्माण करता है? लिथियम की जब संरचना लिखेंगे अपन, एक मिनट रुको, लिथियम को जब आयनों में विभक्त करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। कैसे? लिथियम पर धनायन आ जाएगा, फ्लोरीन पर ऋणायन आ जाएगा, Li प्लस और F माइनस। MgF2 में क्या होगा? Mg+2 आ जाएगा। भाई Mg+2 आ जाएगा और इधर क्या आएगा? F2 है तो F माइनस हो जाएगा, 2F माइनस हो जाएगा।
इधर क्या होगा, वही बात है, जैसे Mg+2 हो जाएगा और O2 माइनस हो जाएगा, O2 -2 हो जाएगा। अब देखो, आपको है ना, चाहे धनावेश दिया हो चाहे ऋणावेश दिया हो, अगर दोनों का मान, यानी कि धनायन का आवेश बढ़ेगा, ऋणायन का आवेश बढ़ेगा, दोनों का मान बढ़ेगा, तो जालक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपने पास में ये यहाँ पे MgO2 दिया है, इस पर जो Mg और O2 जो आयन है, दोनों के ऊपर +2 आवेश है, यानी कि धनायन का जो चार्ज है वो भी कितना है, +2, ऋणायन का चार्ज भी कितना है, +2। तो इसका मतलब क्या होगा कि MgF2 की तुलना में MgO2 जो होगा, वो उसकी जो जालक ऊर्जा क्या होगी, अधिक प्रभावित होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी कि जिसके ऊपर ज्यादा आवेश उसकी जालक ऊर्जा ज्यादा, आवेश बढ़ेगा, जालक ऊर्जा भी बढ़ेगी। सबसे पहला पॉइंट अपने पास में यही आ गया। ठीक है, अब इसमें अपन क्या लिखेंगे, देखो, चालक ऊर्जा धनायन व जालक ऊर्जा धनायन व ऋणायन की आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है, वैसे वैसे जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, कौन सा, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का। एक बार आप इसको नोट कर लो, लिख लो इसको अच्छे से। लिख लिया होगा यहाँ तक, लिख लो। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी जो आयनिक त्रिज्या होती है। ठीक, आगे देखना, अपन बात करेंगे अब किसकी, आयनिक त्रिज्या की। अब देखो, मैं कह रहा हूं भाई, जालक ऊर्जा जो होती है वो रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेटिस जो एनर्जी है वो रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं कह सकता हूं कि त्रिज्या का मान बढ़ने पर चालक ऊर्जा का मान घटता है। मान
घटता है। अब जैसे ना मान लो यहाँ पे मैंने धनायन और ऋणायन की बात करूँ तो यहाँ भी क्या होगा भाई, जो जालक ऊर्जा होगी वो धनायन और ऋणायन दोनों की त्रिज्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, आर प्लस और आर माइनस। इसमें से आर प्लस तो क्या है, धनायन की त्रिज्या, आर प्लस तो क्या है, धनायन की त्रिज्या, और आर माइनस क्या है, ऋणायन की त्रिज्या। आर माइनस क्या होती है, ऋणायन की त्रिज्या। आर प्लस तो क्या है, धनायन की त्रिज्या, और आर माइनस क्या है, ऋणायन की त्रिज्या। मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे धनायन की रेडियस बढ़ेगी या ऋणायन की रेडियस बढ़ेगी, लेटिस जो एनर्जी है उसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। अब देखो इसमें जैसे अपन बात करें भाई, मैंने आपके सामने कोई एग्जांपल ले लिया। हमें पता है कि भाई अपन ने आवर्त सारणी के अंदर वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो बताओ तत्व जो है या एलिमेंट जो है उनके आकार में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल भाई साहब, उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जैसे आकार बढ़ेगा तो बताओ रेडियस बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि रेडियस के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जैसे जैसे त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी तो बताओ लेटिस जो एनर्जी या जालक ऊर्जा है उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ भाई, अगर मान लो धनायन और ऋणायन है, दोनों में से किसी एक की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है। लिख लेना इस पॉइंट को भी, धनायन व ऋणायन में से किसी एक की त्रिज्या बढ़ने पर एक की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में, एक की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में कमी आती है। जालक ऊर्जा के मान में क्या आती है, कमी आती है। भाई धनायन है एक तो अपने पास में, एक है ऋणायन, दोनों में से अगर एक की भी रेडियस बढ़ेगी तो जालक ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं भाई, जैसे सार धातुएं हैं, अब सार धातु में और सारी मर्द धातु की बात करें तो इनमें क्या होता है कि जो धातु के फ्लोराइड और ऑक्साइड होते हैं इनकी जालक ऊर्जा घटती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना अच्छे से। मैंने कहा कि भाई अपने पास में पीरियोडिक टेबल है, जैसे मैं बात करूं आवर्त सारणी के बारे में, अब सुनो देखो, एक सेकेंड। जैसे अपने पास में ये तो है देखो सार धातु, ये तो क्या है, सार धातु, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना ये, बिल्कुल। और ये है क्षारीय मर्धा धातु, सार धातु, और अपने पास में क्या है, क्षारीय मर्धा धातु। ठीक। अब सुनो, मैं कह रहा हूं भाई अपने इस वर्ग के अंदर या वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे, कहां से कहां जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। अपन जाएंगे इधर से, ये लो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो सुनो यहाँ पे अपने पास में जो पॉइंट बन के आएगा वो पॉइंट क्या होगा भाई, ये देखो अपन क्या है, सार धातु व सारीय मर्दा धातु में धातु के ऑक्साइड व फ्लोराइड
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जालक ऊर्जा के मान में कमी होती है। जालक ऊर्जा के मान में कमी होती है, कमी आती है या होती है। ठीक, मैंने क्या लिखा, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड और फ्लोराइड जो है इनमें वही वर्ग जो है, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के वर्ग जो है इनके ऑक्साइड और फ्लोराइड जो है इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, जालक ऊर्जा के मान में कमी आती है। और इस जालक ऊर्जा के मान में कमी आने का जो मुख्य रीजन है भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। यानी कि जैसे जैसे त्रिज्या का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जालक ऊर्जा का मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जैसे मैं ना इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे ना मान लो लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब सुनो, मैंने लिखा आपके सामने लिथियम फ्लोराइड, ये लो, ये लिख दिया क्षार धातु के लिए। अब क्षारीय मृदा धातुओं के लिए मैं लिख रहा हूं, जैसे अब इनका क्रम बता दो क्या आएगा। जैसे मैंने ऑक्साइड लिखा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे मैं इसको ओ भी लिख सकते हैं ना अपन, कैल्शियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। अब इनमें बताओ क्या आएगा। देखो, मैंने कहा कि भाई अपन लोग जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रेडियस के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। रेडियस के मान में कमी आएगी, कमी कहाँ आएगी यार, त्रिज्या के मान में तो क्या होती है, वृद्धि होती है जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और हमें पता है कि अगर त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा के मान में स्वाभाविक है कि क्या होगी, कमी होगी। तो अपनी जो क्रम होगा या ऑर्डर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। और ये किसका क्रम है, लेटिश एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा का क्रम है। जालक ऊर्जा में क्या होगा कि इसके ऑक्साइड और फ्लोराइड जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी रेडियस के मान में क्या होती है, कमी। अब इसको नोट कर लो।
अब देखिए अपन ने ना फर्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर लिया कि जो चालक ऊर्जा होती है वो आवेश की क्या होती है भाई, धनायन और ऋणायन दोनों के आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा यानी कि चार्ज के मान में वृद्धि होगी, वैसे वैसे लैटिस एनर्जी के मान में क्या होगी, वृद्धि होती है। फिर अपन बात किए थे किसकी, चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में, जैसे आयनिक रेडियस थी। आयनिक रेडियस में क्या है कि चालक ऊर्जा जो होती है वो रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जब रेडियस के मान में वृद्धि होगी तो लेटिस जो एनर्जी है उसके मान में क्या होती है, कमी होती है। जैसे मैंने कहा सारधातु, क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड और जो फ्लोराइड होते हैं उनमें जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रेडियस के मान में क्या होगी, कमी होगी। जाने पर चालक ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी। क्यों होती है कमी, क्योंकि रेडियस के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर। ये ऑर्डर अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लिथियम फ्लोराइड की चालक ऊर्जा जो है वो सोडियम फ्लोराइड से अधिक होती है। दूसरा पूछ लेगा कि जैसे बेरिलियम ऑक्साइड की जो चालक ऊर्जा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से अधिक होती है, ऐसा क्यों। तो ऐसा किस कारण से होता है भाई, यहाँ पे जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। अब अपन देखिए आगे बात करते हैं अपना अगला थर्ड जो पॉइंट है उसके बारे में देखना। तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है क्या, क्रिस्टल की संरचना। लिख लो, क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना। अब जैसे है ना अपन इसमें बात करें कि भाई जो क्रिस्टल की संरचना है, जैसे NaCl है, उसके लिए जैसे अपन ने बनाया था Na+ और Cl- अपने पास में था। Cl- जो था वो गैसीय स्टेट में था और Na+ था वो सॉलिड में था। फिर इसको अपन ने क्या किया था, पहले आयनों में विभक्त करेंगे। आयनों में विभक्त करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी वो सब अपन ने लिख लिया था। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ भाई क्रिस्टल संरचना, अलग अलग क्रिस्टल संरचनाओं के लिए जो मॉड्यूलर स्थिरांक होता है उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग क्रिस्टल संरचनाओं के लिए मॉड्यूलन स्थिरांक, और मॉड्यूलन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। मॉड्यूलन स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। मॉड्यूलन स्थिरांक का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। नोट कर लो इसको। अब जैसे है ना मैं बात करूं भाई अपने पास में एक तो जो है जैसे NaCl। NaCl के लिए मॉड्यूलन स्थिरांक कितना होगा, NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ऑक्टाहाइड्रल होती है। ऑक्टाहाइड्रल होती है। ऑक्टाहाइड्रल के लिए जो मॉड्यूलन स्थिरांक है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, इसके लिए मॉड्यूलन स्थिरांक होता है 1.747। कितना होता है, 1.747 होता है। और अपन बात करें अगर सीजियम क्लोराइड के लिए, CaCl के लिए, जिसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक होती है, CaCl, और जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, और इसके लिए जो मॉड्यूलन स्थिरांक है इसका मान कितना होता है, 1.763 होता है। कितना होता है, 1.763 होता है। ये किसके लिए होता है, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे मैंने लिख दिया भाई, अपन ने पहले जब बात की थी तब मैं बताया था, तब अपन ने क्या लिखा था कि भाई जो भी है, मान लो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या का मान अगर 4 है तो 4 वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल। कैसी स्ट्रक्चर होगी, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना होती है। और जिसके लिए समन्वय संख्या का मान 6 होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होता है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहाइड्रल। कौन सी होती है, ऑक्टाहाइड्रल होती है। और अगर अपन बात करें समन्वय संख्या 8 वाले यौगिकों के लिए, तो 8 वाले जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, क्यूबिक संरचना होती है। ये अपन पहले पढ़े थे। अब मैंने कहा भाई ऑक्टाहाइड्रल NaCl है, तो इसके लिए मॉड्यूलन स्थिरांक है वो कितना है, 1.747 है। और क्यूबिक के लिए कितना है, 1.763 है। लिख लो एक बार, फिर आगे बात करें।
ठीक है, आगे देखो। क्रिस्टलों में सहसंयोजक गुण, क्रिस्टलों में सहसंयोजक गुण। अब सहसंयोजक बंध वाले जो यौगिक होते हैं उनकी जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि वो आयनित नहीं होते। आयनिक बंध वाले यौगिक जो हैं, आयनिक बंध वाले ठोस बिल्कुल भी ध्रुवित नहीं होते। क्या है? आयनिक बंध वाले यौगिक, आयनिक बंध वाले यौगिक ध्रुवित नहीं होते, नहीं होते। इसीलिए इनकी जालक ऊर्जा, इसीलिए इनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए इनकी जालक ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। और आयनिक बंध वाले जो यौगिक हैं वो आसानी से क्या होते हैं, सहसंयोजक वाले जो हैं, सहसंयोजक गुण बढ़ने पर क्रिस्टल की जो है जालक ऊर्जा उसके मान में कमी होती है। अतः सहसंयोजक गुण बढ़ने पर, गुण बढ़ने पर चालक ऊर्जा के मान में कमी आती है। देखो, अगर क्रिस्टल के अंदर आयनिक गुण है तो आयनिक यौगिक जो हैं वो ध्रुवित नहीं होते, आसानी से ध्रुवित नहीं होते, और इनकी जो जालक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिक। लेकिन सहसंयोजक गुण बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, कमी। चौथा पॉइंट नोट कर लो। नोट कर लो इसको। हो गया। अब जैसे ना अपन आगे अगला पॉइंट की बात करें भाई, आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी तो कुछ ऐसा इस पे इफेक्ट डालता ही होगा ना। तो देखो, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इसमें क्या होगा देखना। जालक ऊर्जा जो होती है U इक्वल में 1 - 1/n। अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 - 1/n। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर जैसे n का मान बढ़ने पर 1/n का मान घटता है। क्या मतलब हुआ भाई, n का मान बढ़ेगा तो 1/n का मान क्या होगा, कम होगा। अब 1/m का मान घटने पर, अपॉन n का मान घटने पर 1 - 1/n का मान बढ़ता है। 1 - 1/n का मान बढ़ता है, जिससे जो इसकी एनर्जी होती है लेटिस एनर्जी, जिससे U के मान में भी
योग के मान में भी वृद्धि होती है। क्या लिखा अपन ने भाई, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे 1/n का मान भी बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। अब 1/n का मान घटेगा तो 1 - 1/n का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जिससे जालक ऊर्जा के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब हमें पता है कि n का जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखो n का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, n का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। अब ऐसे बताओ, अगर कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा तो n का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने पर n का मान बढ़ेगा, सही बात है। और n का मान बढ़ेगा तो ऐसे बताओ 1/n का मान क्या होगा, कम होगा। अब 1/n का मान कम होगा तो हमें पता है क्या कि 1/n का मान कम होने पर 1 - 1/n का जो मान होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होगी। और 1/n का मान बढ़ेगा, 1 - 1/n का मान बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा जो होती है U, इसके मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये बात जैसे अपन ने पहले लिखे थे कि अगर n का मान बढ़ेगा तो 1/n का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और 1/n का मान घट गया, इसका मतलब 1 - 1/n का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जिससे जालक ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। n का मान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा n का मान भी बढ़ जाएगा, n का मान बढ़ेगा तो वही बात है कि जालक ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये 5 पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इससे आगे बात करेंगे अपन अगली क्लास में, इसको नोट कर लो।